हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस। और लास्ट टाइम हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, और ये वीडियो आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने लॉजिक बिल्डिंग के हवाले से देखा था। बहुत सारी इसमें नई चीज़ें देखी थी। जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ चुके हैं उन सबका यूज़ करते हुए कोई ना कोई हमने लॉजिक बनाई थी, और उसमें हमने 7 प्रोग्राम्स बनाए थे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग अगर थोड़ी सी वीक है तो इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए मस्ट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, और देखते हैं कि फंक्शंस क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्शनल फाउंडेशन देखेंगे क्या होती है, ठीक है, फाउंडेशन, और इसका फंक्शंस, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, डी स्ट्रक्चर पैरामीटर, और इफ़ी फंक्शन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर कई सारे और भी इसमें एडवांस टॉपिक हैं, बट वो मैं यहाँ पर नहीं अभी बता रहा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा लगेगा, मतलब एज अ बिगिनर लेवल पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो मैं उसको अभी यहाँ पर स्किप किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्लोजर्स हो गए, इसके अलावा स्कोप हो गया, लेक्सिकल स्कोप हो गया, और अजीब गरीब इसमें मतलब आप लोगों को चीज़ें देखने में मिलेगी। दिस फंक्शंस हो गया, ठीक है, दिस कीवर्ड हो गया, काम किस तरह से कर रहा होता है, इसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट वो अभी हम इसके ऊपर जो मैंने बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक से हटकर हम लोग एक प्लेलिस्ट और मैं बनाऊंगा जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट पूरी टोटली एडवांस लेवल पर देखेंगे हम लोग। उसमें जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे सारी चीज़ें वो हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आके मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके ये फाइल बनाई, और इस फाइल को मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइल लिंक हो गई है। यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास ऐसी क्या प्रॉब्लम आई, क्या हमें ऐसा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम को कि हमें यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो आपके पास कोई कोड है, ठीक है, ये मेरे पास है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 20+40 जी, ठीक है, 20+40 में इसके अंदर ये मैंने सम करा। अभी जो 20+40 है ना, ये मुझे हर बारी अगेन एंड अगेन अगर बार बार जगह जगह ज़रूरत पड़ी सेम टू सेम इसी लॉजिक की, तो मुझे ये कोड अपनी जगह पर मतलब बार बार मुझे इन चीज़ों की मतलब इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि ये सेम टू सेम 20+40 आ रहा है, ये मुझे 1000 जगह ज़रूरत पड़ रही है ना। अभी कल को मुझे मान लो 20 की जगह 30 करना पड़ा, ठीक है, इसको 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 30, तो ये काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, जो इसमें सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसका जो कोड है ना वो रिपीट हो रहा है। देख रहे हो, ये आपका जो कोड है ना ये रिपीट हो रहा है। और याद रखना, कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर काम करो तो हमेशा एक रूल को फॉलो करना होगा, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। ड्राई का बेसिकली ड्राई प्रिंसिपल होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि यहाँ पर आपने कोड को रिपीट नहीं करना है। ये प्रिंसिपल को आपने फॉलो करके चलना है, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग में आप काम कर रहे हो। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि ये मेरे पास रिपीट हो रहा है सेम टू सेम, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, और ये मल्टीपल चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर कल को मुझे एक जगह चेंज करना पड़ा, ये 1000 जगह भी अगर होगा ना, तो वहाँ भी जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक मसला हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लो फॉर का लूप मैंने लगाया, हम एक टेबल में प्रिंट करा रहा हूँ लेट आई इक्वल टू 1, और यहाँ पर लेके और इसको मैं कंसोल कर दूंगा। और जैसे कि मान लो मैं यूज़र से एक प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेट टेबल, और ये मैंने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट लिया, एक यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर बोल रहा हूँ कि भाई एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, और यहाँ पर यूज़र जो भी नंबर देगा मैं उसको उतने का टेबल प्रिंट करके दे दूँगा। ये मैंने सिंपल सा इसको रखा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं नंबर टाइप करता हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ, मान लो जैसे कि मैंने 2 नंबर दिया, तो अगेन एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने 5 दिया, तो देखा यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट होकर आ गया। लेकिन ये जो 5 का टेबल प्रिंट होकर आया 5 टाइम आया, बट मैं इसको यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, ये 10 टाइम मुझे इसको रन करना है। अभी अगेन मैं इसको मैंने नंबर दिया 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 का टेबल प्रिंट होकर आ गया। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये जो टेबल है ना, अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं नंबर यहाँ से नहीं लेता, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, और ये मैं बोलता हूँ कि मुझे एक 2 का टेबल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक 2 का टेबल चाहिए। तो यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट होकर तो आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अभी कल को कोई दूसरा यूज़र आता है और वो बोलता है मुझे चाहिए 5 का टेबल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड को अगेन रिपीट करना पड़ेगा, और फिर से मुझे यहाँ पर इसका नंबर चेंज करके मान लो 5 या 4 जो भी है, ये मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इसको भी चेंज कर दूंगा। अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 2 का टेबल प्रिंट हुआ 10 टाइम, ठीक है, 5 का टेबल प्रिंट हुआ 10 टाइम।
तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अच्छा ये जो है ना, इस चीज़ को इग्नोर करना। बेसिकली यहाँ पर ये जो है 2 आ जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा। तो ये देखा आपने 2 इस तरह से ये टेबल प्रिंट हो गया। अभी कल को कोई एक और यूज़र आता है, वो बोलता है कि मुझे ज़रूरत है लेट से 15 के टेबल की ना, तो यहाँ पर वो 15 का टेबल तो प्रिंट हो गया, लेकिन आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर हमारा कोड कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कितना ज़्यादा। और अभी आपने एक प्रॉब्लम नोट करी कि जब मुझे एक जगह चेंज करना पड़ रहा है ना, तो यही चीज़ मुझे बार बार जगह जगह चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार जगह जगह ज़रूरत। मान लो ये मुझे स्पेस हटाना है, ठीक है, ये स्पेस यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। देखा कितना टाइम लगा, कितना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर ये 1000 जगह लगा हुआ होता तो मुझे हटाने की ज़रूरत बार बार पड़ती। तो ये जो आपका जो रिपीटेड कोड है, ठीक है, इसको ये जो फंक्शंस है ना, हमारी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आपका जो कोड रिपीट हो रहा है ना, इसको रिपीट होने से रोकेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके फंक्शन मतलब अगर ये जो आपका जो कोड है ना, फंक्शन आपके इस कोड को मेंटेन करना आसान कर देगा। ठीक है, आपका जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, डीबगिंग आसान हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ पर क्या मसला आ रहा है। तो और एक ही जगह जब चेंज करोगे ना, तो 1000 जगह आप लोगों को अब जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फंक्शन का यूज़ करते हो तो अब ये जो सारा कोड है ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा फंक्शंस। बात समझ आई। अब फंक्शन जो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है सिंपल फंक्शन। ठीक है, सिंपल एक फंक्शन होता है, और ये जो सिंपल फंक्शन है इसको बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल फंक्शन बनाते कैसे हैं। सिंपल फंक्शन के लिए सिंपल आपको एक फंक्शन लिखना होता है। ठीक है ना, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये एक कीवर्ड है। ये कि मैंने क्या बोला इसको, ये मेरे पास एक बिल्ट इन कीवर्ड है। ठीक है, ये बिल्ट इन कीवर्ड होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ये कीवर्ड है, जैसे कि लेट, वेयर, कॉन्स्ट, फॉर, जैसे फॉर हमने देखा, वाइल देखा, डू देखा, ये सारे बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, ये जो फंक्शन लिखा है ये भी एक कीवर्ड है। जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे, जैसे आप वेरिएबल बनाते हो तो लेट लिखना पड़ता है, तो इस तरह से फंक्शन बनाते हो आपको फंक्शन लिखना होगा। अब हर एक फंक्शन का एक नाम होता है, कोई ना कोई एक नाम ज़रूर होगा। जैसे कि मान लो इसका नाम हो गया सम, ठीक है, ये इसका नाम हो गया सम, या इसका नाम हो गया टेबल, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये आपकी मर्जी का नाम है जिस तरह से वेरिएबल का। अब उसका आगे राउंड ब्रैकेट लगाकर और फिर आप करली ब्रैकेट लगाओगे जैसा आप फॉर के लूप में करते थे। ठीक है, पहले राउंड ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट लगाओ, ये आपका फंक्शन बन गया पूरा एग्जैक्ट रेडी हो गया। ठीक है, मतलब देखा कितना सिंपल है, ये आपका सिंपल फंक्शन है। अब फंक्शन आपको क्या बोल रहा है कि आपका ऐसा कोड, आपका क्या बोला इसने, आपका ऐसा कोड जो रिपीट हो रहा हो उस कोड को उठा के आप क्या करो फंक्शन में ला के रख दो। भाई मेरा ये वाला जो कोड है ना ये रिपीट हो रहा है, मैंने क्या करा इसको अंदर ला के रख दिया। या फंक्शन क्या बोल रहा है कि आपका कोई भी ऐसा कोड जो रिपीट हो रहा है उसको सिंपल फंक्शन के अंदर ला के रख दो, और मैंने रख दिया। ठीक है, अगर अभी मैं इसको रन करूँ और अभी बाहर जाकर देखूँ तो क्या आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, क्या आएगा इसका आउटपुट, आएगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, इसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। मैं इसको गो लाइफ अगेन कर देता हूँ। ठीक है ना, और इसको कंसोल करते हैं, यहाँ पर देख रहे हो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है, फंक्शन का रूल है कि फंक्शन आपने बना तो लिया, ठीक है, लेकिन आपने फंक्शन को कॉल नहीं करा, आपने फंक्शन को कॉल नहीं करा। अब भाई कॉल करने का क्या मतलब, कॉल करने का मतलब ये है जैसे मान लो एक कार है, कार को आपने, कार आ तो गई लेकिन क्या करा, कार में बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है ना, कार में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर हेडलाइट है, बैक लाइट है, ठीक है, हैंडल है, ब्रेक है, बहुत सारे फंक्शन हैं। अब ऐसा तो नहीं है कार के अंदर चाबी लगाई, कार स्टार्ट होते के साथ एकदम सारे ही फंक्शन ऑन हो जाएंगे, मतलब हेडलाइट भी जलना स्टार्ट हो गए, बैक लाइट भी, ब्रेक भी दबा हुआ है, स्पीड भी फुल हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसमें जो फंक्शंस हैं कार में, आप क्या करते हो, जब आपको जिस फंक्शन की नीड होती है आप उस फंक्शन को यूज़ करते हो कार का। यहाँ पर भी सेम ऐसे यही फंडा है कि यहाँ पर भी हज़ारों फंक्शन हो सकते हैं अलग अलग नाम के, यहाँ भी कोई फंक्शन, यहाँ भी कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ भी कोई फंक्शन हो सकता है, अलग अलग 1000 फंक्शन हो सकते हैं। अब उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से फंक्शन को कब यूज़ करना है, यानी कि उसको कोड को कैसे पता चलेगा कब कौन से फंक्शन को चलाना। हज़ारों फंक्शन हो सकते हैं अलग अलग नाम के, तो फंक्शन को जैसे कि आप लोग कार में यूज़ करने के लिए उसको प्रेस करते हो बटन को, कुछ ना कुछ मतलब अलग फीचर होते हैं उसके। यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपने इसको कॉल करना पड़ता है। क्या वर्ड मैंने बोला, कॉल करना।
ठीक है, ये मैंने क्या बोला, कॉल करना। ठीक है, ये आप लोगों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो नाम लिए जाते हैं ना इनके, ये मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ, फंक्शन कॉल करना। तो ये मैंने क्या करा, फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन को कॉल करना मैं इस वाली लाइन को बोल रहा हूँ, बात समझ आई। अब यहाँ पर ये तो मैंने फंक्शन को कॉल करा, तो याद रखो जब भी आपने फंक्शन का यूज़ करना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और अब जैसे ही जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि 2 का टेबल प्रिंट हो गया। आप बोलोगे कि ये कोड मतलब इसके कंपेयर में देखा जाए थोड़ा सा हार्ड नहीं है, मतलब आप बोलोगे यहाँ 3 लाइन का कोड हो रहा था, उल्टा यहाँ पे 6 लाइन का हो गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ इतने से कोड के लिए परेशान हो रहे हैं। आप सिर्फ ना अभी 3 लाइन का कोड को देख के बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये फ्यूचर में हज़ारों लाइन का कोड होता, ठीक है, तो फिर क्या मसला होता। ठीक है, अगर ये 1000 लाइन का कोड होता, अभी तो आप 2-3 लाइन को देख के बोलोगे बहुत ज़्यादा हो गया ये ना। अभी इसमें मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। आप बोलोगे अगर मुझे ये फंक्शन 2 का टेबल जब आपको लिखना था तो आप क्या कर रहे थे, इतने 3 लाइन का कोड को उठाते थे और फिर इतनी बार उसको वापसी से लिखते थे। तो अब ये 3 और 3 कितनी हो गई, 6 लाइन है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर लिया ना, फंक्शन। अब फंक्शन का मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ कि अब आपको पूरे ये कॉपी पेस्ट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतने से वर्ड को उठाओगे और यहाँ पर आके इतने को रख दोगे बस, और कुछ नहीं करना। देखा कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप जो पहले इतने बड़े लाइन को उठाकर जो कॉपी पेस्ट कर रहे थे, अब आप सिर्फ इतने से वर्ड को उठा के कॉपी पेस्ट करोगे, ये आपको 2 बार लिख कर दे देगा। अगर आपको 2 नहीं, ये आपको 50 बार बोलोगे ना, ये 50 बार, देखा 4 बार जैसे मैंने लिखा, ये 4 बार आपको 2 का टेबल प्रिंट करके देगा। देखा 4 बार आपको 2 का टेबल प्रिंट करके देगा। तो ये देखा कितना कोड हमारा कम हो गया, बात समझ आ गई। ये अगर मैं इतनी लाइनों का जो फंक्शन लिख रहा था, इतने सारे लाइनों का जो मैं लूप चला रहा था, वो सब जो है फंक्शन ने हमारे काम को आसान कर दिया। सिर्फ ज़रा सा कोड रिपीट हो रहा है, काम हमारा आसानी से हो गया। तो ये फंक्शन का फ़ायदा है। ठीक है, कि जितनी बार फंक्शनों को आप कॉल करोगे उतने बार आपका फंक्शन कॉल होगा। और एक चीज़ याद रखना, आप बोलोगे कि यार एक मसला मुझे नज़र आ रहा है, और मसला क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सारी मतलब जितना भी टेबल है सारे तो 2-2 के आ रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो 2 का भी था, 5 भी था, 15 भी था। बिल्कुल बात तो ठीक है, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का काम करना है कि आप चाह रहे हो कि अलग अलग, यानी कि इसका 2 का अलग आए, 3 का अलग आए, 4 का अलग आए, 5 का अलग आए, तो भाई इस तरह का अगर काम करना है ना, तो फिर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में आए थे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर अब क्या होते हैं इसको समझते हैं। अब देखो फंक्शंस तो थे, ठीक है, फंक्शन तो थे, और इसी को ही मैं एक काम कर लेता हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कोड हमारा टाइम बच जाएगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा, भाई फंक्शंस तो थे और काम हमारा सब परफेक्ट हो रहा था, ठीक है ना, ये सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हर बारी ये रिपीट हो रहा सेम टेबल, बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, और दूसरा ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ना, ये वाले राउंड ब्रैकेट, इस वाले राउंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, और ये वैल्यू जो पास करेगा ना, ये रियल के अंदर एज अ यूज़र पास कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब जो हमारी वेबसाइट का जो यूज़र होगा ना, वो यहाँ पे वैल्यू पास करेगा बिहाइंड द सीन। वो अंदर कोड के अंदर पास हो रहा था, बट अब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बस ये समझो कि एज अ आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने देना है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रॉम्प्ट में वैल्यू देते हो ना, इस तरह से एज अ आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यू दोगे। और यहाँ पर आपको ये वाले जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर। इस वाले राउंड ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। बात समझ आई। ये वाले राउंड ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। इस वाले को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। और इस पूरी लाइन को कॉल करने को, इसको क्या बोलेंगे, कॉल करना ना। ये मैंने नाम आपको बता दी, नेमिंग कन्वेंशन याद रखना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है ना, याद रखना इनका रूल क्या है। इनका रूल सिंपल ये है कि ये बोलते हैं कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है कि आप सेम हर बारी फंक्शन कॉल करते हो तो सेम आपका जो है डेटा प्रिंट होता जाता है। तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ से हमें डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। मान लो मैंने बोला मुझे 3 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हो। आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, आप नंबर दे सकते हो, बूलियन दे सकते हो, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी दे सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अभी मेरे केस में यहाँ पर मुझे एक नंबर की ज़रूरत है, मैंने नंबर दे दिया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भाई 3 का टेबल चाहिए। अब याद रखना, ये आर्ग्यूमेंट और फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर का जो गेम है ना, ये बोलता है कि भाई जब कोई आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे ना, तो फंक्शन ये कहेगा कि मुझे क्या मालूम कि भाई आपने यहाँ पर क्या वैल्यू पास करी है, क्योंकि देखो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में दोनों टूटे हुए हैं। ठीक है ना, दोनों अलग हैं, आपस से कोई जुड़े हुए नहीं हैं।
तो बात एक सोचने वाली ये है कि जब मैं इसमें कोई वैल्यू दे रहा हूँ, 3 नंबर मैंने दिया, तो इसको क्या खबर, इस फंक्शन को क्या मालूम कि इसके अंदर क्या वैल्यू मैंने इसके अंदर क्या वैल्यू रख के भेजी है। तो आपस में इन लोगों को कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, कनेक्शन को बनाने के लिए ही पैरामीटर होता है, ताकि उसको ये बात पता चल जाए कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे क्या दी है, वो उसको कैसे पता चलेगी, एज अ पैरामीटर के जरिए। अब पैरामीटर ये बोलता है कि आप जैसे कि वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है, नाम जैसे दे दिया, यूज़र दे दिया, एज दे दिया, सिटी दे दिया, सेम टू सेम यहाँ पर भी पैरामीटर का एक नाम आप दोगे। ये नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो नंबर भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, कुछ भी। मैं नाम थोड़ा इसका रीडेबल ले रहा हूँ, नंबर, ठीक है ना, ये नंबर ले रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो नंबर है ना, ये 3 नंबर जो मैंने दिया है, ये 3 नंबर इस वाले वेरिएबल को एक तरह से असाइन हो गया होगा। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दे दो। जैसे आपने बोला लेट नंबर इक्वल टू 3, तो आपने क्या करा, नंबर की 3 वैल्यू असाइन करी ना, तो अब ऐसा समझ लो 3 यहाँ पर है और वेरिएबल आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन की ज़बान में इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट और इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर। तो भाई ये सिंपल गेम है। अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए हटाता हूँ। मैंने बोला भाई लॉग करा के दिखा दो कि आखिर इस नंबर में क्या आ रहा है। भाई मैं कंफर्म तो कर लूँ ना कि भाई आर्ग्यूमेंट जो मैंने दिया है क्या पैरामीटर आ भी रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपने देखा क्या नंबर मुझे मिल रहा है, 3। और कहाँ से मिला, जावास्क्रिप्ट की 37 नंबर लाइन से। 37 पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही मुझे नंबर मिल रहा है। तो जो मैंने आर्गूमेंट दिया वो मैंने पैरामीटर लिया। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास 10 आर्गूमेंट है ना, तो पैरामीटर भी 10 ही होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो अब सवाल ये कि अब क्या आ रहा होगा, अब इस नंबर में क्या आ रहा होगा, अब 2 आएगा या 3 आएगा, या दोनों आ जाएंगे, या एरर आएगा, गेस करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये 3 इसके अंदर प्रिंट होकर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि याद रखना कि जो सबसे पहला वाला आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो हमेशा सबसे पहले वाले पैरामीटर को जाएगा। अगर आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट है तो आपको 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे, ठीक है, आपको 2 पैरामीटर लेने होंगे। अगर आपके पास तीसरा आर्ग्यूमेंट है अली, तो आपको उसका तीसरा पैरामीटर भी लेना होगा, ठीक है। ये इधर आप नेम कर लो भले। अगर यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मान लो जैसे कि मैं पाकिस्तानी इसमें लिख रहा हूँ ना, कंट्री, यहाँ पर आके ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ये मैं कंट्री नेम इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि नाम आपको पता चले, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी बेटर रहे। तो यहाँ पर आपने जितने आर्गुमेंट देने हैं उतने ही पैरामीटर लेने हैं। याद रखना सीक्वेंस इसकी मैटर करती है कि पहले हमें जो आर्गुमेंट दिया है वो पहले वाले को असाइन होगा, दूसरा वाला दूसरे को असाइन होगा, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान वाला नंबर 2 को असाइन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आई बात। तो एक चीज़ बस ये माइंड में रख लो। अभी मैंने बोला जैसे कि नंबर 1 को प्रिंट कराओ और साथ में कंट्री को, तो देखना कंट्री में क्या आया, पाकिस्तान, नंबर में क्या आया, 3। अगर मैं नंबर 2 बोलूँगा तो नंबर 2 के अंदर क्या आ रहा होगा, दैट से बात सेकंड वाली वैल्यू, तो 2 आ जाएगा। बात समझ आ गई। ये हैं हमारे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अभी जो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर होते हैं ना, अब इसी का यूज़ करते हुए अब हम फंक्शन के साथ काम करेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसी वाली लॉजिक को उठाएंगे, ठीक है, इस लॉजिक को उठाएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूँगा कि भाई यूज़र को प्रॉब्लम ये थी कि हर बारी एक फंक्शन में प्रॉब्लम सॉरी ये थी कि हर बारी कॉल करने पे सेम टेबल प्रिंट हो रहा था। अब इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मुझे क्या टेबल चाहिए, मुझे 3 का टेबल चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा नंबर के नाम से, और जो नंबर के नाम से रिसीव करा, अब इस नंबर के अंदर जो मैं 2 हार्ड कोड लिख रहा था ना, अब ये पैरामीटर से आ रहा होगा, ठीक है। अब मान के चलो ये जो है ना, ये भी पैरामीटर से ही आ रहा होगा। ये जो नंबर है इधर 2 आ रहा होगा ना, तो 2 अब यहाँ पर नंबर से आ रहा है, पैरामीटर से आ रहा है। बात तो वो ये पहले मैंने हाथ से लिखा हुआ था, अब यहाँ से आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ भी हाथ से लिखा था, अब पैरामीटर से आ रहा होगा। अब देखें भाई कोड में कुछ चेंज हुआ नहीं, वही 3 का टेबल आ रहा है, समझे। लेकिन आप बोलोगे ये तो और बढ़ते जा रहा कोड के, यहाँ भी नंबर दे दिया, यहाँ भी दे दिया, ठीक है, लेकिन काम अभी भी वही हो रहा है। बट अभी काम में आप चेंजेस देखना, सबसे बड़ी चेंजेस क्या होगी। अब जब मैंने अगेन कॉल करा, अभी अगेन 3 का टेबल आया। लेकिन जब आप इसके अंदर 5 का टेबल लिखते हो, तो अब यहाँ पर आप देखना 3 का टेबल अलग प्रिंट हुआ और 5 का टेबल अलग प्रिंट हुआ। आप नज़र आया फ़ायदा, देखा ना कितना बड़ा फ़ायदा है। तो यहाँ पर अब देखा फंक्शन सिर्फ एक ही है, एक ज़रा सा मैंने इतना सा कोड कॉपी करके इतना सा कोड मैंने पेस्ट करा और बोला कि 15 का टेबल चाहिए, तो वो क्या करेगा, 3 का टेबल अलग प्रिंट करेगा 10 टाइम, 5 का टेबल अलग प्रिंट करेगा और 15 का टेबल अलग प्रिंट करेगा। ये इतना बड़ा फ़ायदा है। अगर आपको हज़ारों फंक्शन हज़ारों टेबल चाहिए ना, तो अब आपको इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोलो कि मुझे भाई 17 का टेबल 16 का चाहिए, 19 का चाहिए,
और 35 का भी चाहिए, इसके अलावा 150 का भी चाहिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे टेबल प्रिंट होकर मिल जाएंगे, देख सकते हो लाइन से सारे आ रहे हैं। तो भाई ये सिंपल गेम है, ये सिंपल गेम है इसका। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखो हर बारी फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं ना, तो ये जो फंक्शन है हर एक कॉल के लिए बिल्कुल अलग से चलता है, बिल्कुल अलग। मतलब इसके लिए फंक्शन ऐसे चलेगा जैसे कि इसी के लिए ही बनाया गया हो, वो इसके लिए ऐसे चलेगा जैसे कि इसी के लिए अलग से बनाया गया हो, वो इसके लिए ऐसा चलेगा जैसे इसके लिए ही बिल्कुल अलग से बनाया गया हो। बात समझ आई? तो ये भाई फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा देखा आपने, कि जो हम इतना ज़्यादा कोड को ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये जो रिपीटेशन हो रही थी, इस रिपीटेशन को ख़त्म करने देगा कितना आसान फॉर्मूला है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये हमारे पास होते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर और बेसिक सिंपल फंक्शंस। अब फंक्शन के अंदर ये जो मैंने आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट जो है फाउंडेशन फंक्शन की क्या है, कि किस तरह से फंक्शन बनता है, क्या इसका फ़ायदा है। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि ये जो हम बना रहे थे ना, ये सिंपल फंक्शन जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन ही कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो है ना फंक्शन डिक्लेरेशन ही कहलाता है। बट इसमें एक छोटी सी अच्छा फ़ायदा भी है, प्रॉब्लम भी कह सकते हो इसको। कई बार ये प्रॉब्लम भी लग सकती है, कई बार ये अच्छा भी हो सकता है हमारे लिए। इसमें एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, बट मैंने क्या बोला था कि जावास्क्रिप्ट को मैं फुल एडवांस में लेके नहीं जा रहा। इसमें होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो हम एडवांस वाली जावास्क्रिप्ट में कवर करेंगे। सो इसमें होता ये है कि जब हम फंक्शन को बनाने से पहले ही कॉल कर दें, ठीक है। अभी देखना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मैं थोड़ी सी देर के लिए कमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया लेट नंबर 1 इक्वल टू 40। ठीक है, अगर मैं इसको लॉग करूँ इस नंबर 1 को, आपसे सवाल है क्या आउटपुट आएगा, आप बोलोगे 50। ठीक है भाई 50 तो आ गया। लेकिन अगर मैं इसको पहले ही कॉल कर दूँ तो अब क्या आएगा, अब एक एरर आएगा। क्या आया एरर, कि बोला कैन नॉट एक्सीज नंबर 1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। इस एरर का मतलब ये है कि आप नंबर 1 को बनाने से पहले ही आप इस नंबर 1 को, यानी कि जो वेरिएबल क्रिएट हुआ उसको क्रिएट करने से पहले ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एक चीज़ बनी ही नहीं है और हम उसको बनने से पहले लेने की कोशिश करेंगे तो एरर तो देगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, यही जो प्रॉब्लम है फंक्शन के अंदर, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, ये बाजू का आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी जैसे 3 का टेबल प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर ये फंक्शन को मैं पहले ही कॉल कर दूँ तो क्या लगता है अभी एरर आएगा, चलेगा। तो अब यहाँ पर ये 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। देखा, 3 का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये जो टेबल मैंने पहले कॉल करा है, कि बाजू का ये आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, कि पहले भी कॉल करने, यानी क्रिएट होने से पहले ही चल गया। क्रिएट यानी कि बाद में फंक्शन बन बाद में रहा है, कॉल हमने पहले ही कर दिया, वो चल भी गया, कोई एरर भी नहीं आया। सो ये होता है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। बट अभी हमारे पास एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। वो क्या बोलता है फंक्शन एक्सप्रेशन, कि आप क्या करो, ये जो टेबल लिख रहे हो ना, ये आप इस तरह से मत लिखो। ठीक है, आप इस तरह से मत लिखो। आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, और वो उस वेरिएबल का नाम रख दो टेबल। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल नॉर्मल बनाते हैं, मैंने भी यहाँ पर नॉर्मल टेबल बनाया, उसका नाम रख दिया टेबल। और ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना, ये उसकी वैल्यू असाइन कर दो। यानी कि आसान वर्ड में हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल में रख रहे हैं बस। और जो नाम था ना, वो नाम हटा के हमने उसको वेरिएबल की जगह पे कर दिया। अब नाम इसलिए नाम हटाकर वेरिएबल की जगह इस करने का मतलब अब ये है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ही आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा, नहीं, ये अभी भी काम वही हो रहा है। आप इसको जब रन करोगे ना, तो आउटपुट आपको अभी भी सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटपुट बिल्कुल अभी भी सेम है। अगर आप बोलोगे यहाँ पर 5 का टेबल आ जाएगा, हाँ आ जाएगा भाई, 3 का भी चलेगा, 5 भी चलेगा, कुछ फ़र्क नज़र आया। ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ये है सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन, समझ आई। और ये था फंक्शन डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर हो गया। बट इसमें अभी फ़ायदा ये होता है कि आप जब उसको बनाने से पहले एक्सेस करोगे तो वो एरर दे देगा। देख रहे हो, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। और दूसरी चेंजेस क्या है कि भाई नाम यहाँ से हट गया, उसका नाम एज अ जो नाम जो हमारा पास था ना, वो एज अ वेरिएबल की जगह पे आ गया। समझ आई बात। तो ये आपके फंक्शन डिक्लेरेशन जो हमने पहले पढ़ा, और एक्सप्रेशन जो अभी मैंने आपको बताया। अब ये एरो फंक्शन जो ES6 लिखा हुआ है, ES6 मतलब ECMA स्क्रिप्ट के 6 वर्जन के अंदर आया था, जो कि 2015 में ये नया फंक्शन लॉन्च किया गया था। इस फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है, ये फंक्शन बोलता है कि यार ये जो कोड है ना, मैं आपका और ज़्यादा छोटा करके दिखाता हूँ। ये फंक्शन ऐसे बोल रहा है,
ठीक है, इसके भी अपने कई सारे फ़ायदे हैं, बट एडवांस कॉन्सेप्ट में हम इसको देखेंगे। इसके भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं, बात समझ आ रही है। इसके अंदर जब आप दिस कीवर्ड के साथ काम करोगे ना, इसमें आपको कई सारे बेनिफिट नज़र आएंगे जो कि एक्सप्रेशन में नहीं है, जो कि नॉर्मल एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन में नहीं है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यह बोलता है कि आप ये जो फंक्शन भी लिख रहे हो ना, आप एक काम करो, ये भी मत लिखो, आप हम पे एहसान मत करो, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको बस इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगा दो, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। मतलब काम पूरा सेम टू सेम वही है, ठीक है ना। ये हमारे पास ES6 2015 में आया था, तो यहाँ पर देखा काम बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अगर आप इसको रन करोगे, आप बोलोगे मुझे 31 का टेबल भी चाहिए, तो ये आपको 3 का टेबल अलग, 31 का टेबल अलग प्रिंट करके देगा। समझ आ गई बात। तो ये होता है एरो फंक्शन, ये सिंपल एरो फंक्शन है। अब ये एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, ये समझ आया एरो फंक्शन, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आप अब ये मेरे से पूछ सकते हो कि कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा, कि मैं ये वाला यूज़ करूँ, ये वाला यूज़ करूँ, ये वाला करूँ। और हो सकता है कि अभी लोग बोल रहे होंगे फ़र्क क्या है भाई। सिंपल मैं आपको वापसी रिपीट कर देता हूँ, फ़र्क कुछ भी नहीं है। हर फंक्शन का काम सेम है, हर फंक्शन का काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। जिस तरह से फॉर का, वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, तीनों का काम सेम है ना, इस तरह से फंक्शन का काम भी सेम है। पहला चीज़ तो सिंटैक्स का फ़र्क है, और थोड़ा थोड़ा सा इनके बिहेवियर में फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा सा ना। जैसे कि हमने उसको पहले कॉल करा तो एरर आया, एक्सप्रेशन में पहले कॉल करा तो एरर आया, बट यहाँ पे जो जो हमने ये देखा था फर्स्ट वाला, इसमें कोई एरर नहीं आया था डिक्लेरेशन वाले में। लेकिन एरो वाले के अंदर भी क्या होता है कि पहले अगर आप कॉल करोगे तो एरर आएगा। दूसरा सिंटैक्स का हल्का सा फ़र्क है कि आपको यहाँ पर फंक्शन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम आपका हट गया, मतलब नाम थोड़ा सा आपका जो है ना, अपना फंक्शन का नाम वो एज अ वेरिएबल की जगह चल गया, और थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ये ना, और शॉर्ट हो गया ये। अब ये जो हमारे पास लैम्डा फंक्शन है, ये बोल रहा है ये, अच्छा इसका जो ज़रूरत है ना लैम्डा फंक्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ, रिटर्न फंक्शन ना। फंक्शन में रिटर्न करना, मैंने यहाँ पर उसको नोट डाउन नहीं करा, इस जगह पर मुझे करना चाहिए था, बट बहरहाल मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना। मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा चलो मैं एक सिंपल एक और नई एग्जांपल दे देता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम है सम, ठीक है ना। भाई मैंने एक फंक्शन बनाया सम करके ना। इस फंक्शन का काम क्या है कि भाई यूज़र 2 आर्ग्यूमेंट देगा, जब जाहिर सी बात है कॉल करेगा तो आर्ग्यूमेंट तो देगा ना। मैंने बोला एक आर्ग्यूमेंट दिया, ये उसने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया। अब यूज़र की मर्ज़ी, जितने दे, 10 दे, 20 दे, 50 दे। ये एक दिया, हमने एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करा नंबर 1 के नाम से, दूसरे को रिसीव करा नंबर 2 के नाम से, ये हमारी मर्ज़ी है। अगर मैं इसको बोलूँ कि जो नंबर 1 है इसको आप प्लस कर दो इस नंबर 2 के साथ, ठीक है। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो आपने देखा दोनों का सम हो गया, क्योंकि यहाँ से 2 पास करे, 2 पैरामीटर लिए, दोनों को कंसोल करा, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आप लोगों को देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पर आकर इस तरह से लिखता हूँ, जैसे कि ये आ गई वैल्यू और एक ये आ गई वैल्यू, इनका सम मांगूंगा, इनका सम हो जाएगा। अभी आपने देखा ऊपर कि कितने बार हमें रिपीट करना पड़ रहा था, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर किस तरह से सोल्व हो गई। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कंसोल है ना, इसको अगर मैं बाहर लाने की कोशिश करूँ, मतलब मैं बोलूँ अब मुझे दिखाओ नंबर 1 और नंबर 2 में क्या आ रहा है, तो अब एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा नंबर 1 उसको मिल ही नहीं रहा। इसका रीज़न क्या है कि जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये जो राउंड ब्रैकेट मैंने लगा है, फंक्शन आपको कोई इजाज़त नहीं देता कि आप उससे बाहर उसकी चीज़ लेकर जाओ। मतलब फंक्शन आपको बोलता है कि मेरी इजाज़त के बगैर, ठीक है, आप मेरे अंदर की कोई भी चीज़ बाहर नहीं लेकर जा सकते जब तक मैं आपको परमिशन ना दे दूँ। बात समझ आई? मतलब कि ये जो मैंने अंदर लिखा हुआ था ना, ये कंसोल, ये आप बाहर लेकर नहीं जा सकते, अंदर लिखोगे तो दे देगा। आप उसके स्कोप से बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्कोप, ये होता है ब्लॉक स्कोप ना। बट अभी हम जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉक स्कोप और जो ग्लोबल स्कोप, अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है। ये अभी से मान के चलो ये हमारा ब्लॉक स्कोप है, और हम इसके ब्लॉक स्कोप से इसको बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ये मतलब नुकसानदायक नहीं, आपको एरर देगा ये ना। तो आप बोलोगे कि मुझे अगर बाहर लेकर जाना है तो मैं क्या करूं, ठीक है। और आपको बाहर लेकर जाने की ज़रूरत 1000 बार पड़ेगी। उसका रीज़न पता है क्या है? अभी तो आपका एक ज़रा सा लाइन में आप कोड कर रहे हो, एक ज़रा सी फाइल में कोड कर रहे हो, या आगे फ्यूचर में ये जो फंक्शंस है ना, ये बहुत बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं।
मतलब ऐसा समझ लो 200 लाइनों के, 100 लाइनों के, 500 लाइनों के फंक्शन हो जाएंगे। और ये जो फंक्शन के अंदर का जो आउटपुट होगा ना, ये आपको हज़ार जगह हज़ार हज़ार पेजों पे ज़रूरत पड़ रही होगी। मतलब कभी किस पेज पे ज़रूरत, कभी किस पेज पे ज़रूरत पड़ रही होगी। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि फ़ंक्शन को पूरे को उठाकर जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई फ़ंक्शन के अंदर का जो भी आउटपुट है वो हमें जो है ना, जहाँ पर भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे वो मिल जाए। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब समझे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सम है ना फंक्शन के अंदर का सम, इस सम की जो वैल्यू है, यानी कि जब आपस में दोनों का सम हो गया, इसका जो आउटपुट है ना, अब रियल में तो कोई कंसोल होगा नहीं। यानी कि जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे कोई कंसोल नहीं होगा। कंसोल एज अ डेवलपर के लिए है। ठीक है ना, कि मतलब मैं अभी से टेस्टिंग करते टाइम पर इसको देख सकूँ कि इसमें क्या आ रहा है। रियल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंसोल का ना। तो इसके अंदर का जो आउटपुट है, मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ भी मेरा फंक्शन कॉल हो रहा हो ना, वहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, वहाँ पे मुझे इसका आउटपुट चाहिए। बट अभी इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर बंद है। अभी मान लो इस फंक्शन की ज़रूरत मुझे पड़ गई कोई तीसरे चौथे पेज पर, तो अब मैं इस फंक्शन का जो आउटपुट है वहाँ पे कैसे लेकर जाऊँगा, आप खुद सोचो ना। क्योंकि फंक्शन के अंदर का जो आउटपुट है वो तो फंक्शन के अंदर बंद है, और इसका जो आउटपुट है मुझे ज़रूरत है भाई तीसरे पेज पर, मैं वहाँ कैसे लेकर जाऊँगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना फंक्शन के बाहर, यानी को आपको जो फंक्शन के बाहर जो आउटपुट चाहिए, इसको सोल्व करता है आपका रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है। रिटर्न ये बोलता है, रिटर्न मतलब कोई चीज़ को रिटर्न करना, यानी कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है उसको वो रिटर्न करने की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला नंबर 1 को प्लस कर दो नंबर 2 के साथ और रिटर्न हो गया ये। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब क्या है, भाई ये चीज़ रिटर्न कर दो। अब भाई दो चीज़ें बाहर से आ रही हैं तो ये बोलेगा भाई अंदर आई, बोला वापसी बाहर भेज दो, रिटर्न कर दो। क्या लगता है क्या प्रिंट होकर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, सोचो। तो भाई इसका सिंपल आउटपुट है कि कुछ भी बाहर प्रिंट नहीं होगा, एरर भी नहीं आया। देखा, उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि रिटर्न बोल रहा है कि मेरा एक रूल है, आपने उसको फॉलो करना होगा और आपका काम हो जाएगा। बात समझे। मतलब रिटर्न बोल रहा है, आपका तो ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की बनाई हुई जावा स्क्रिप्ट है, जैसा दिल कर रहे हो धड़ाधड़ करने में लगे हो। आप बोल रहे हो कि आर्ग्यूमेंट दे दो दो, तो आपने 2 पैरामीटर ले लिए, खुद ही सम कर रहे हो। आपने बोला कि मुझे बाहर चाहिए, रिटर्न कर रहे हो। हर चीज़ बोल रहा है अपनी अपनी देने में लगे हुए हो। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं भाई। रूल्स क्या हैं, वो बोल रहा है कि आपको बाहर जाकर एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, ये उसका रूल है। और बोला है मैं आपको डायरेक्टली अभी आंसर नहीं दूंगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली अगर अभी इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर मैं लॉक करा दूं तो नंबर 1 बाहर आ रहा होगा, नहीं भाई अभी भी एरर ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका रूल ये है, वो बोला बाहर जाओ एक वेरिएबल बनाओ किसी भी नाम से ना, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, जो आप फंक्शन कॉल कर रहे थे, वो उसकी वैल्यू रख देना बस। बात समझे। जो आप बाहर जाओ एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाओ, बोला मेरी खुद की जिम्मेदारी ये होगी कि जो भी मैं डेटा रिटर्न करूंगा ना, जो भी मैं कुछ रिटर्न करूंगा वो मैं आपके वेरिएबल को जाके दे दूंगा चुपचाप से बस। बात समझे। मतलब आपको नहीं दूंगा, डायरेक्टली नहीं दूंगा, कंसोल नहीं करोगे आप क्या करोगे, जो भी कुछ चाहिए वो मैं इसको भेज दूंगा रिजल्ट को, और आपका काम है कि इस रिजल्ट से पूछ लेना कि भाई डेटा आया नहीं आया। तो रिजल्ट बोलेगा कि डेटा तो आ गया भाई, इसने भेज दिया मुझे, देखा सम करके भेज दिया उसने। तो ये सिंपल इसका रूल है कि आपको क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जो आपका फंक्शन का नाम होगा और जो आपका आर्ग्यूमेंट वगैरह जो भी होगा, जिसे मैंने अभी करा है। अगर कल को कोई दूसरा यूज़र आता है, वो बोलता है मुझे इसका सम चाहिए, हाँ तो ठीक है कोई मसला नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई रिजल्ट 1 आ रहा होगा। ठीक है, ये रिजल्ट 1 आ रहा होगा, रिजल्ट 2 आ रहा होगा। रिजल्ट 1 के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट 2 में ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर रिजल्ट 1 को प्रिंट करूँगा तो 1 का आंसर, 2 को प्रिंट करूँगा तो 2 का आंसर, दोनों के अपने अलग अलग आंसर। अभी अगर मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत कोई दूसरे पेज पे पड़ गई, तो मैं इस फंक्शन को उठा के लेके नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतने से कोड को उठा के लेके जाऊँगा और वहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा बस। तो जहाँ वहाँ, और मैं उसी पेज से ही आर्ग्यूमेंट पास करूँगा ना, तो आंसर मुझे वहीं पर इस तरह से कंसोल में मिल जाएगा, बाहर फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई। तो ये जो है ये होता है रिटर्न। अभी रिटर्न का थोड़ा सा रूल भी आपको समझना पड़ेगा। रिटर्न के कुछ और रूल्स हैं। रिटर्न आपको बोलता है कि आपको मेरे नीचे लिखने की इजाज़त नहीं है। आप देखा अनडिफाइन आ गया, क्यों, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करा। आप बोलोगे क्या मैं हमेशा पैरामीटर ही रिसीव करूँगा, नहीं, आप यहाँ पर भाई कुछ भी कर सकते हो। आप बोल दो अली खान, आप यहाँ पे कोई मैसेज लिख दो जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड ही जाएगा। तो आप बोलोगे ये देने का क्या फ़ायदा, हाँ तो हटा दो, अगर फ़ायदा नहीं है तो भाई आपको यूज़ नहीं करना ना, हटा दो, वैसे रिटर्न हो जाएगा। बात समझ आई। तो डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो याद रखो कि रिटर्न के नीचे आपको कुछ लिखने की इजाज़त नहीं है। रिटर्न का मतलब कि आपका फंक्शन रुक जाता है बस। मतलब आपका 1000 लाइन का कोड है
और आपने 1000 लाइन के ऊपर फंक्शन लिख दिया और 1000 लाइनें नीचे लिखी हुई है ना, तो 1000 की 1000 आपके लिए एक तरह से फजूल लाइन है। मतलब वो उसको प्रिंट ही नहीं करे रिटर्न, मतलब कि भाई फंक्शन रुक गया, एक तरह से ब्रेक कर दिया फंक्शन को उसने। फंक्शन बोल रहा है कि रिटर्न बोल रहा है कि मेरे बराबर में आप जो लिखना लिखो, लेकिन मेरे नीचे नहीं लिखोगे, हाँ मेरे ऊपर ज़रूर लिख सकते हो। बात समझे, मेरे ऊपर यहाँ पर इस जगह ज़रूर लिख सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि लेट ये ऐसा कर लेते हैं इसका टोटल, ठीक है। और ये जो आपने देखा मेरे ऊपर आप भले लिख सकते हो लेकिन मेरे नीचे नहीं लिख सकते, और ये टोटल को आप रिटर्न कर दो, ऐसे ज़रूर कर सकते हो, तो अभी भी आउटपुट सेम है। लेकिन इसके नीचे मत लिखना, वो बोला है मेरे नीचे मत लिखना गलती से भी। ये सिंपल रिटर्न का रूल है कि ऊपर लिख दो बट नीचे मत लिखो। समझ आ गई? तो ये है आपका रिटर्न फंक्शन। अब जो एरो फंक्शन के, अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एरो फंक्शन के ज़रिए भी भाई आप ये काम कर सकते हो, ये तो सिंपल से दिखाया है ना, तो आप ये काम एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हो। सेम टू सेम ये काम, आप ये मत समझना सिर्फ ये भाई इसी के साथ है। भाई ये फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ भी काम करेगा, डिक्लेरेशन के साथ भी काम करेगा और एरो के साथ भी काम करेगा। एरो के साथ बड़ा सिंपल तरीका है, लेट आपने लगाया, इक्वल टू लगाया, इसको एज अ वेरिएबल में स्टोर करा फंक्शन को, और यहाँ पर आने के बाद ये आपने लगा दिया, हो गया, ठीक है ना, ये हो गया इस तरह से। तो अभी भी काम ये प्रॉपर कर रहा है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन होता है, एनोनिमस मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। जो मैथमेटिक्स में होता है ना एनोनिमस फंक्शन, के फंक्शन तो बना हुआ बट उसका कोई नाम नहीं है, तो ये भी एनोनिमस फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन। ये भी ES6 में ही आया था, बट इसने इतने काम को इतना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। भाई शॉर्ट किस तरह से करा इसने काम को? इसने इस तरह से करा, ये बोल रहा है कि आप जो लंबा चौड़ा कोड लिख रहे हो ना, रिटर्न करना, वेरिएबल बनाना, नंबर 1 नंबर 2, बोला ये क्या फजूल काम, मतलब ब्रैकेट वैकेट पता नहीं क्या। तो ये बोलता है कि आप जब मेरा यूज़ करोगे ना, लैम्डा फंक्शन बोल रहा है, तो बस ये बेसिकली काम को शॉर्ट कर रहा है। बोला ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट, ठीक है, हटा दो। बोला आपको रिटर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हटा दो, डायरेक्टली सब हटा दो, मतलब कुछ भी मत लगाओ। मतलब डायरेक्टली मेरे बराबर में आके बस एक ही काम कर दो, नंबर 1 प्लस नंबर 2, बस। क्या बोला? नंबर 1 प्लस नंबर 2, आउटपुट आपका अभी भी सेम है। देखा, आउटपुट आपका अभी भी सेम है। और अगर आप दो फंक्शनों को एक साथ कॉल करते हो तो भाई कोई मसला नहीं, दोनों चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, एक टकेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों चल रहे हैं चिल्ड होकर। तो ये है आपका लैम्डा फंक्शन, जो कि आपको बोलता है, जबकि कर रिटर्न ही रहा है, ये बात याद रखना। ये मत समझना कि रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न ही है, ठीक है। ये एरो फंक्शन, ये जो एरो फंक्शन है ना, इसी का ही शॉर्टकट लैम्डा फंक्शन है। मतलब कि अगर आपको लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है तो याद रखना है, को आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ काम नहीं करता, ये फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एरो फंक्शन के साथ ही काम करेगा, वो भी उसका शॉर्टकट है रिटर्न के साथ काम करने का, ठीक है। रिटर्न के साथ काम करने का शॉर्टकट है, आपको रिटर्न लगाना नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ेगा, जो काम करना करते रहो, एक ही लाइन में छाप दो पूरा का पूरा कोड, अभी भी काम करेगा। और यहाँ तक के अगर आपके पास ये ब्रैकेट नहीं है, अगर आपके पास ये ब्रैकेट नहीं है और आपके पास सिंपल एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो आप एक के साथ भी काम कर सकते हो बगैर ब्रैकेट लगाए भी। अगर आपके पास दो हैं तो फिर तो जाहिर सी बात आपको लगाना पड़ेगा ना ब्रैकेट। तो ये अगर मेरे पास एक ही आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो वो अभी बगैर ब्रैकेट के भी काम कर सकता है। वो देखा कितना ज़्यादा इसने इसको शॉर्ट बना दिया। तो ये आपका सिंपल लैम्डा फंक्शन ये होता है। देखा कितना, कहाँ इतना बड़ा फंक्शन और कहाँ इतना सा फंक्शन, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया ना। तो यही आपका लैम्डा फंक्शन होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही ज़बरदस्त है कि आपके पास एक फ़ंक्शन है, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ये भी सबके साथ काम करेगा, चाहे एरो हो चाहे कोई भी फंक्शन हो। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपने भाई दो आर्ग्यूमेंट दिए और आपने बोला मैं दोनों का सम कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, जो आपने बोला मैंने सब काम कर दूंगा। लेकिन जो यूज़र है, मान लो अगर यूज़र आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, ठीक है ना, अगर यूज़र ने जो 12 और 34 है इसका ये आउटपुट मान लो नहीं देता, वो बोलता भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट कितने पास करे, एक, पैरामीटर ऊपर कितने आ रहे हैं, दो। आप दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, एन, क्योंकि वहाँ तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, वहाँ तो कुछ आ रहा ही नहीं है। मैंने बोला भाई लॉक करा के दिखा दो कि क्या नंबर 2 में क्या आ रहा है, ठीक है, नंबर 2 में क्या आ रहा है, बोलेगा अनडिफाइन, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। और आप अनडिफाइन को इस नंबर 1 के साथ सम करने की कोशिश करोगे तो भाई कहाँ से सम होगा, एन तो आएगा, नोटा नंबर,
तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के, अगर यूज़र नंबर नहीं देता तो आप डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई नंबर लिख के फिक्स कर दो पहले से ही, जैसे कि 50। तो अब देखा क्या आ रहा आउटपुट 62। अभी अगर मैं यहाँ पर नंबर 2 को रन करूँ, अगर अब मैं आपको नंबर 2 को रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 50 आ रहा है ना, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। और अगर वो पास कर देता है नंबर जैसे कि 90, तो वो अब आपके पास 90 जाएगा और अब वो 50 नहीं जाएगा, क्योंकि 50 एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है कि अगर, तो इसमें एक तरह से इफ़ की कंडीशन समझ लो कि अगर तो आर्गुमेंट नहीं आता तब मैं लगा दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा। समझे बात, कि अगर आर्ग्यूमेंट नहीं आता तो जब मैं 50 पास कर दूंगा, और अगर आ जाता है तो जो भी आर्ग्यूमेंट होगा मैं वही का वही पास कर दूंगा। और आप ये इसमें भी लगा सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि भाई अगर आपके पास भी नहीं आता आप 80 ले लेना, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल गेम है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर है जो का गेम है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी एक, ये कब कब काम करता है इसको भी आपने जानना है, ठीक है ना। इसकी भी एक लिमिटेशन है, हर बार काम नहीं करेगा, ठीक है, हर बार काम नहीं करेगा। पता चला कि आप भाई यहाँ पर इसको बोल रहे हो कि मैं कुछ पास नहीं कर रहा, एम्प्टी पास कर रहा हूँ, तो ये आपकी भूल है, कुछ भी नहीं होगा, 90 की प्रिंट कर देगा। ये 90 बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो 90 है ना पहला वाला, तो देखो अब एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा होगा, ठीक है, क्या जा रहा होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा होगा, क्योंकि हमने पास ही एम्प्टी स्ट्रिंग करा हुआ है। अभी वो 80 नहीं लेगा, अब 80 नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा है। समझे बात को। अच्छा, अगर वो नल पास कर देगा तो अब आप बोलोगे अब क्या जाएगा, अब आप सोच रहे हो कि 80 जाएगा, नहीं अभी भी 80 नहीं जा रहा, तो अभी भी नल जा रहा है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नल भी एक वैल्यू होती है, नल भी उसकी वैल्यू होती है, नल की भी वैल्यू है जावास्क्रिप्ट में। नल मतलब ये नहीं खाली, नल मतलब कि कोई वैल्यू है लेकिन वो बिल्कुल खाली है। तो आप बोलोगे ये तो मसले वाली बात है, भाई मसले वाली बात नहीं है। आप ये किस सूरत में चलेगा, जब आप कुछ भी पास ही ना करो, ठीक है। या तो दूसरा क्या है, या तो अनडिफाइन आप दे दो, या तो अनडिफाइन मतलब कि मुझे मालूम ही नहीं है। जब आप मालूम नहीं है तो बोलेगा ठीक है मुझे तो मालूम है कि 80 पास करना है, तो अब आपके पास 80 आएगा, अब वो आपको 80 देगा। तो याद रखना, जब आपके पास अनडिफाइन होगा या आप कुछ पास नहीं करते तब आपके पास जो है ये आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम करके देगा, अदरवाइज ये भी काम नहीं करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है, समझ आ गई बात। अब आते हैं रेस्ट पैरामीटर। देखो रेस्ट पैरामीटर क्या बोलता है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट पास करा, ठीक है, फिर आपने ये इसको पेस्ट करा और आपने बोला कि एक आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, और मैं इसको भी थोड़ी सी देर के लिए डिफ़ॉल्ट को भी हटा लेता हूँ। आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, आपने दूसरा दे दिया, फिर थोड़ी देर में तीसरा दे दिया, फिर थोड़ी देर में कोई नाम पास कर दिया, फिर थोड़ी देर के अंदर जो है आपने कंट्री पास कर दी, फिर आपने उसकी कोई सैलरी पास कर दी। अब बोला है मुझे क्या मालूम कि यूज़र कितनी वैल्यूज़ पास करेगा, यानी कि एज आ आर्ग्यूमेंट यूज़र कितनी वैल्यू देने वाला है। आपको मालूम है क्या भाई, किसी को मालूम नहीं है कि यूज़र कितनी वैल्यू देने वाला है। तो अब क्या मैं अंदर बंदा ला के बिठा दूँ कि यार तो एक काम कर बैठ जा, यूज़र अगर जितने भी आर्गूमेंट देगा ना, अगर 10 दे रहा है तो 10 बार यार रिसीव करते रहियो बैठे बैठे ना, नंबर तेरी ये जॉब है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अगर 50 आ रहे हैं तो क्या 50 पैरामीटर लेंगे, अगर 1000 आर्ग्यूमेंट है तो क्या 1000 पैरामीटर लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बोलता है रेस्ट पैरामीटर कि यार आप एक काम करो, आप रेस्ट करो, चिल्ड करो, ठीक है ना। आप क्या करो, ये 3 डॉट लगाओ। ये भी ES6 में आया था, ये पहले नहीं था, ES6 वर्जन 2015 में आया था। और ये आपको बोलता है कि आप इसका कुछ भी एक नाम दे दो, जैसे कि वैल्यूज़ आ रही होंगी, आप अली, बिलाल, जब्बार, रहीम, सत्तार, कुछ भी नाम दे देना इसका ना। ये मैंने वैल्यूज़ दे दिया। 3 डॉट लगाना। आप बोले 2 लगा सकते हो, नहीं एरर आएगा। 4 नहीं एरर आएगा, 3 ही लगाने पड़ेंगे। बात समझ आई, 3 ही लगाने पड़ेंगे। अब ये बोलता है आप रेस्ट करो, जितने भी चीज़ें आ रही है ना, मैं एक काम करूँगा सारों को इकट्ठा एक साथ करके आपको दे देता हूँ, मतलब सारों को गुच्छा बनाकर मैं आपको एक एरे के अंदर रख के दे दूँगा। देखा, ये एक एरे आ गया, समझ आई बात। ये एक एरे बना दिया। अब एरे क्या होता है, एरे हमारा जो है आगे से आगे वाली जो हमारी सेकंड नंबर पर जो वीडियो आएगी, यानी कि आज वाली वीडियो छोड़ के उससे नेक्स्ट छोड़ के उससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि एरे क्या होता है। बट अभी के लिए समझो कि उसने एक डब्बे में डाल के सारी वैल्यू एक साथ हमें दे दी। बात समझे। तो ये हमारी सारी वैल्यू एक साथ हमारे को रिटर्न हो गई है। तो ये आपका रेस्ट पैरामीटर होता है कि जब आप एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक एक करके सबको रिसीव कर लो, या तो आप बोले यार एक काम कर सारे मुझे एक साथ दे दे, कौन रिसीव करता रहेगा बैठे बैठे।
तो ये होता है आपका रेस्ट पैरामीटर, जो कि 2015 में आया था, समझ आई। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डी स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर। ये जो है डी स्ट्रक्चर्ड एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर रिएक्ट अगर आप किसी ने पढ़ी हो और वो अगर जावास्क्रिप्ट की वीडियो अब देख रहा है तो उसको तो भाई मालूम होगा कि डी स्ट्रक्चर उसने वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। ये बहुत बार यूज़ होगा रिएक्ट के अंदर और बड़े ही काम की चीज़ है। पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखते हैं सोल्यूशन क्या है। अब देखो एक चीज़ समझना, मान लो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं ना, पहले प्रॉब्लम समझना। पहला भाई आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फिर दूसरी एज आ रही है, तीसरी कंट्री आ रही है, चौथी हमारी एक सैलरी का जो है आर्ग्यूमेंट जा रहा है, ये सैलरी जा रही है। अब यहाँ पर मैं इसको एक एक करके अगर रिसीव करूँगा तो मैं जाहिर सी बात ऐसे बोलूँगा कि नेम आ रहा होगा, एज आ रही होगी, सिटी आ रही होगी, दूसरा यहाँ पर आपके पास कंट्री आ रही होगी, ये कंट्री और सैलरी, ये आपके पास एक एक करके जारी होगी। तो अब ये एक एक करके जो जारी है इसमें अब आपकी एक जिम्मेदारी है, समझे, इस वाले काम में आपकी एक जिम्मेदारी बन गई है। जिम्मेदारी क्या है कि भाई जिस सीक्वेंस में आपने आर्गुमेंट दिया उसी सीक्वेंस में आपको पैरामीटर भी लेने होंगे, यानी कि सैलरी को, एज को। अगर आपने अगर आपने रन करा, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मुझे जो है ना ये नेम रिटर्न करके दे दो, ठीक है, नेम हो गया, या फिर जो है आपने बोला अभी नेम को रन करा तो नेम आ जाएगा, एज को रन करा तो एज आ जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पर मल्टीपल कंसोल भी करने पड़ेंगे, एक साथ कंसोल में काम नहीं होगा, आपको मल्टीपल कंसोल करने पड़ेंगे कि आप मुझे दिखा दो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है ये आप मुझे दिखा दो। कंसोल डॉट लॉग नेम, हमने बोला नेम आ रहा होगा, एज आ रही होगी, सिटी आ रही होगी, सॉरी सिटी में बार बार लिख देता हूँ, कंट्री आ रही होगी, और फिर इसी तरह से सैलरी आ रही होगी। और यहाँ पर मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए रिटर्न को हटा देता हूँ, मान के चलते हैं कि रिटर्न हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, रिटर्न हम नहीं कर रहे, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें तो रिसीव हो गई, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी ये हो गई है कि अगर मैं इस डेटा को आगे पीछे कर दूंगा ना तो मेरे लिए सबसे बड़ी मसला है, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी है कि डेटा को सही सीक्वेंस में भेजना होगा। अभी डेटा आगे पीछे करा ना, इसका मतलब ये नहीं एरर आ जाएगा, नहीं, वो तो प्रोग्राम चल जाएगा आपका भाई। यही मसला सबसे बड़ा, कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। अगर आगे पीछे हो रही हैं तो आपकी गलती होगी, बात समझे। तो इसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका एक नया तरीका, ठीक है ना। ये जो पैरामीटर वाला काम है ना वो तो एक अलग ही मसला है, बट डी स्ट्रक्चर वाला एक अलग ही मसला है। इस मसले का जो सॉल्यूशन है ना जिम्मेदारी वाला, इसको आप सोल्व खुद से भी कर सकते हो। और ये हम आगे देखेंगे, हमारी जो अगली आने वाली चौथे पाँचवें नंबर पर जो वीडियो होगी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसमें देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो आप। अगर ऑलरेडी कोई जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आ रहा है या कोई पाइथन से आ रहा है तो वहाँ पर डिक्शनरी उसने देखी होगी, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है तो इसने ऑब्जेक्ट देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं वैसे इतना ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है। आप बोलोगे कि भाई नेम पास कर दो, नेम की वैल्यू अली होगी, ठीक है। आप बोलोगे एज पास कर दो, एज की वैल्यू 20 होगी। आप बोलोगे कंट्री पास कर दो, कंट्री की जो वैल्यू होगी वो होगी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और एक सैलरी पास कर दो और इसकी जो वैल्यू है वो है 50,000। अब देखा एक ही आर्गुमेंट में आपने क्या करा, एज अ ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है ना, अभी इसको आगे देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा आप भले इसको स्किप कर सकते हो, बट ये बड़े ही काम की चीज़ें समझना है ना इसको। ये बस हमने को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एज अ की वैल्यू पर हमने पास कर दिया, ये की कहलाती है, ये इसकी वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो इतने सारे, अब ये हमारे लिए ये मत समझना कि बहुत सारे आर्गुमेंट दे दिए, नहीं, आर्गुमेंट बहुत सारे नहीं, आर्गुमेंट तो ये एक ही है। जो पूरा ये जो हमने पूरी एक ऑब्जेक्ट पास करी है ना, ये पूरा एक ही आर्गुमेंट है। अगर 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 आप देखोगे ना तो सारों में अनडिफाइन अनडिफाइन अनडिफाइन, यानी पहले वाले में क्या आया, पूरी की पूरी, और हमारे पास डिक्शनरी बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि पाइथन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये पूरी की पूरी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आई, उसके अंदर बाकी 3 हमारे पास अनडिफाइन, क्योंकि 3 के लिए हमने कोई चीज़ पास ही नहीं करी। हाँ, अगर मैं पास करता तो बिल्कुल ज़रूर जाता वो, जैसे कि तीनों में मैंने कोई ना कोई डेटा पास कर दिया तो अब ये डेटा ज़रूर जाएगा,
ये देख रहे हो डेटा ये ज़रूर जा रहा है। तो अभी भाई ये तो मुझे पास करना ही नहीं है, इसी से तो मैं बचना चाह रहा था। अगर ये पास कर दूंगा तो भाई अब मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अब मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर लेना होगा। और अब जब मैं एक ही पैरामीटर लूँगा वो मान लूँगा कि डेटा आ रहा होगा या यूज़र आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा या इन्फो आ रही होगी, कुछ भी। अब इसका फ़ायदा पता है क्या है, अब आपका कोड देखना कितना ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि इन्फो डॉट नेम आ रहा होगा, ठीक है, इन्फो डॉट एज आ रही होगी, इन्फो डॉट कंट्री आ रही होगी, इन्फो डॉट सैलरी आ रही होगी। एक चीज़ याद रखो, ठीक है, अभी सारा डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है, सारा डेटा प्रिंट हो गया। अभी ये मत कन्फ्यूज होना कि इन्फो डॉट 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 करके क्यों निकालना है, क्योंकि भाई मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप जब ऑब्जेक्ट के साथ जावास्क्रिप्ट में काम करते हो ना, जो अभी हम आगे देखेंगे भी, ठीक है ना, तो आपको डॉट डॉट करके ही अंदर से डेटा निकालना होता है। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स इसी तरह का है, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ी देर बाद बोलोगे यार ये डॉट डॉट मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये मतलब क्या बार बार डॉट 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 डॉट। अगर ऐसे 50 अगर वैल्यूज़ हो गई, अभी ऐसे अगर 50 वैल्यू, फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो क्या मैं पूरे दिन ये करते रहूँगा भाई इन्फो डॉट एड्रेस, इन्फो डॉट फ़ोन, इन्फो डॉट अजीबो गरीब, मतलब चीप काम लग रहा है वो एक नंबर का। मतलब थोड़ा सा फ़ायदा ये तो हुआ कि आपका डेटा सीक्वेंस में तो हो रहा है थोड़ा सा। अब आपकी जिम्मेदारी कम हो गई है, आपको जहाँ भी ज़रूरत है नेम की, जहाँ भी एज की ज़रूरत है, भले आप आगे पीछे कर दो। अब आपको कोई नहीं बोल रहा कि भाई एक साथ लाइन में चाहिए, देखा क्या आउटपुट आया, आपने लास्ट में बोला लास्ट में आ गया, अब आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन ये जो इन्फो वाला है ना चीप काम, इस काम को ख़त्म करने के लिए ही डी स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर है, समझे। अब है वो डी स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर, ये इस चीप काम को ख़त्म करने के लिए ये बोलता है कि आप जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, बोला अभी देखना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सारों को थोड़ी सी देर के लिए कमेंट करता हूँ और मैं डायरेक्टली एक लॉग करता हूँ इन्फो को ना, और ये बोलेगा जब मैं इन्फो को रन करूँगा तो आप देखना क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एज अ की वैल्यू पेयर ना, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ना, करली वाले। ये बोल रहा है कि आप करली ब्रैकेट के अंदर जो एक साथ सारी चीज़ें आ रही हैं डॉट डॉट करके निकाल लो, उससे बेहतर है कि करली ब्रैकेट आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चर। भले करली ब्रैकेट यहीं के यहीं बना लो, इसको डी स्ट्रक्चर करना मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक ऑब्जेक्ट की शेप है, उस शेप को कोई दूसरी शेप देना, ठीक है, डी स्ट्रक्चर करना, अलग से स्ट्रक्चर्ड बनाना। तो इसकी जो शेप है ना, अब मैं यहाँ पे नाम बोलूँगा, उसमें नेम आ रहा होगा, एज आ रही होगी, सिटी आ रही होगी और कंट्री आ रही होगी, सैलरी आ रही होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप नाम पहले लिखो चाहे एज लिखो, चाहे जो दिल आगे पीछे करना हो, जो दिल करे करते रहो। इसमें अब आपका कोई मतलब सर दर्द है ही नहीं। आपको देखा यहाँ पे क्या आ रहा, नेम आ रहा था ना, फिर एज आ रहा है, फिर कंट्री, फिर सैलरी। आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से बोल सकते हो कि सैलरी में पहले लिखना चाह रहा हूँ, लिख दे भाई, क्योंकि आपका सर दर्द खत्म हो गया। समझे बात को, डी स्ट्रक्चर ने आपके सर का दर्द खत्म कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आपका अच्छा काम ये हो गया, अच्छा काम ये हो गया कि अब आपको ये जो डॉट डॉट लगाना पड़ रहा था ना, अब आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको डी स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी हटा दो। और अब जब आप रन करोगे तो आपका डेटा अभी भी आपको उसी शेप के अंदर मिलेगा। देखा कितना क्लीन काम हो गया, कितना क्लीन काम हो गया। अभी कल को एक और यूज़र क्रिएट होता है ना, कोई एक और यूज़र आता है, तो वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, वो यहाँ पे जमाल पास करेगा, अब वो अपनी एक एज पास करेगा और अपनी सैलरी चेंज करेगा, और यहाँ पर उसका यूज़र वो भी क्रिएट हो जाएगा और कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो ये होता है डी स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी और हो सकता है आधों को नींद भी आ गई होगी, ठीक है ना। तो बस ये लास्ट है, इसको फिर एंड करते हैं ना। इफ़ी फंक्शन, इफ़ी क्या होता है, इफ़ी फंक्शन इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये आपका जो फंक्शन होता है ना, ये उसको प्राइवेट बनाने के लिए बेसिकली काम में आता है। मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन का एक सम है, ठीक है ना, फंक्शन का एक सम है, और आप ये बोल रहे हो ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं दो चीज़ों का सम कर रहा हूँ। मान लो जैसे कि 30 प्लस 50, आपने इन दो का सम कर दिया, 60 और 30 का 90 हो गया ना। तो अब ये कब चलेगा, अभी तो अब हमारा आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने सम को कॉल ही नहीं करा। अभी मैं सम को कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सम को मैं 1000 जगह पे यूज़ भी करने वाला हूँ, जब भी तो कॉल कर रहा हूँ ना। मतलब मैं ऐसा सोच के कॉल कर रहा हूँ कि मैं 50 जगह यूज़ करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा कि ये कभी भी मैं आगे किसी दूसरे बंदे को यूज़ करने नहीं दूंगा। बस जहाँ बनाया वहीं के वहीं गेम ख़त्म, बस जैसा फंक्शन बनाया यहीं के यहीं कॉल हुआ
और यहीं के यहीं गेम ख़त्म करना चाह रहा हूँ, अब आगे इसको कोई और कॉल नहीं कर सके। ये होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन के बनते के साथ ही ख़त्म। तो ये फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल कुछ इस तरह का काम करना है कि इस पूरे डेटा को उठाओ, इसको राउंड ब्रैकेट में रखो, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को उठा के राउंड ब्रैकेट में रखा और इसी के आगे ही राउंड ब्रैकेट लगा दिया। समझे क्या आ रहा है आउटपुट अब का, देखा। अभी अब बताओ कि क्या मैंने कोई सम नाम का फंक्शन कॉल करा, ठीक है, अगर ये मैं नहीं लगाता तो देखो क्या आउटपुट आया, नहीं आया ना। ये मैंने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन मतलब हाथों हाथ ही मैंने उसको कॉल करके जान छुटाई, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। अगर ये हटा दूँ तो क्या हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि अब आपके पास ना सम बचा ना कोई सम को कॉल कर सकता, हो गया प्राइवेट। तो अब जो जहाँ पर हमने फंक्शन बनाया वहीं के वहीं गेम ख़त्म। आप बोलोगे क्या मैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दे सकता हूँ क्या, अगर 2 आर्ग्यूमेंट दे दूँ और मैं बोलूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 रिसीव करके यहाँ पर अगर मैं करूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, क्या ये मैं कर सकता हूँ? तो आप देख सकते हो खुद क्या हो रहा है, कर सकते हो ना। तो भाई सिंपल, ये आपका इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होता है कि बनाते के साथ ही आपका गेम ख़त्म। ये चीज़ को प्राइवेट कर देगा। अब आपने फंक्शन तो बना लिया, सारा काम भी हो गया, लेकिन अब इसको आप कहीं और कॉल नहीं कर सकते। तो सिंपल ये फंक्शन है, ये होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। सो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि फंक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या काम है, कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखा कितनी ज़्यादा रीयूजेबिलिटी इसने ख़त्म करी। तो फंक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको रियल में यूज़ करने पड़ेंगे और बहुत बार रिएक्ट के अंदर यूज़ होंगे। बहुत बार क्या, रिएक्ट का जो पहला जो काम होगा, या रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं अभी आगे फ्यूचर में भी हम जाएंगे तो हर एक जगह पे फंक्शन ही फंक्शन बने हुए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से फंक्शंस को बनाना पड़ेगा, आना चाहिए बनाना, नहीं भी आते तो। और इससे रिलेटेड अब आगे जाके हम देखेंगे कुछ नए प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।